हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एंड ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड जिसे भी प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ से रिलेट करके, वो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकता है। एंड साथ ही साथ अगर किसी के डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर होने वाले हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इररिलेवेंट साउंड करेगी ये सीरीज, बट वो एक और चीज कर सकते हैं कि लाइक हमारे बैचेस बाय कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग क्या है 499। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर द डीलर ऑफ मेकिंग, से ना क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे नहीं आ रहा, एक सेकंड ट्राई कर लो। अभी ठीक है थोड़ा। Whether the dealer of making the exclusively supply of liquor and petrol, diesel and crude oil should have to be taken registration under GST? No. क्यों नो? क्योंकि हमारा जो लिकर और ये सारी चीजें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, एग्जाम टाइम भी तो जीएसटी में। तो तुम सप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत है जीएसटी, मतलब लाइक जब तुम पे टैक्स ही नहीं लगना है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन की क्यों ही जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ नॉर्मल पर्सन अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विदाउट द पेन? नो, क्योंकि हमारे जो पेन में रजिस्ट्रेशन, मतलब लाइक सॉरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, वो बेसिस पे किसके ही होता है, पेन के बेसिस पे होता है। सिर्फ एनआरआई वाले केसेस में, मतलब नॉन रेसिडेंट वाले केसेस में हम पासपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी रजिस्ट्रेशन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज नन ऑफ द अब क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी वाले लिमिट में जाते हैं, कंपलसरी वाले केसेस में जाते हैं जिसमें कोई लिमिट होती नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो क्या जरूरी है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर क्या है, लिमिट क्या रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ गुड्स ओनली ऑफ अ नॉर्मल स्टेट इज, हमारी 3 लिमिट्स थी, 10, 20 एंड 40 लाख। 10 लाख फॉर स्पेसिफाइड 4 स्टेट्स एंड 20 लाख फॉर 6 बाकी के, मतलब लाइक सॉरी बाकी कह रही 6 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए थे, एंड 40 लाख फॉर द रिमेनिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मल स्टेट यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 lakhs। What is the validity period of registration certificate under the GST? जो तुम्हारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, एक बार अगर तुमने रजिस्टर कर लिया तो वो कब तक वैलिड है तुम्हारा, वैलिड टिल इट कैंसिल, यानी कि उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी जब तक तुम उसमें कुछ ऐसे एकदम गलत ही मत कर दो कि डिपार्टमेंट को आगे तुम्हारा कैंसिल करना पड़े, ठीक है। Which of the form is to be used for GST registration in the normal condition? जीएसटी का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में हम, जीएसटी आरईजी 01, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following requires amendment in the in the registration certificate? किस केस में हमें रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट की अमेंडमेंट लगेगी, तुम्हारा change in the name of registered person, change in the constitution of registered person, or switching over the composition scheme to the normal scheme, यानी all of the above. A proper officer can reject an application for a GST registration. Yes. Question number 9. Voluntary registration is possible under the GST. Yes. ये भी सही है. Question number 10. The time limit to apply for GST registration in, जिस दिन से जब तुम लाइबल होते हो उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जीएसटी में. So ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा, और सी क्या है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स द लाइबल फॉर registration. In case of supply of service, the tax invoice shall be prepared in the manner of, supply of service के केस में किस मैनर में तुम टैक्स इनवॉइस इशू करते हो, 2 कॉपीज इसकी इशू करते हो उस टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which document are required to send goods from the branch office in one state to head office in another state? अगर तुम्हारा ब्रांच ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है और उस केस में अगर तुम कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो तुम्हें क्या रिक्वायर्ड होता है, टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल। क्वेश्चन नंबर 13, बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड फॉर द बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी को याद होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर
जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं उन लोगों पे ये वाली चीजें अप्लाई होती नहीं है तुम्हारी जीएसटी वाली, वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते, वो क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। एंड अगर तुम एग्जाम्प्टेड गुड्स की भी सप्लाई करो तो उस केस में तुम क्या इशू करते हो, बिल ऑफ सप्लाई। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट बोथ ए एंड बी। डुप्लीकेट डिलीवरी चालान शैल बी फॉर, डुप्लीकेट डिलीवरी चालान किसके लिए हम रखते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए। What shall be the due date or to issue invoice in case of supply of good? ड्यू डेट क्या होगी तुम्हारे इशुएंस की, इनवॉइस की, गुड्स के केस में जिस दिन तुम्हारे गुड्स क्या हुए हो, रिमूव हुए हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, द टैक्स अथॉरिटी मे कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एट, तुम्हारी ऑडिट कहाँ पे होती है, तुम्हारी या तो जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, ठीक है, या फिर जहाँ तुम्हारे वेयर हाउसेज एंड ऑल होते हैं, ठीक है, या फिर द ऑफिस प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। ए क्या था तुम्हारा, द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड सी क्या था, द ऑफिस प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। How many days prior to the conduct of audit under section 65 the registered person shall be informed by the way of notice sufficiently in advance, not less than working days of 15 days, यानी ऑप्शन नंबर ए। 15 दिन पहले तुम्हें जब तुम्हारी जब भी ऑडिट होगी तो तुम्हें नोटिस मिल जाएगी डिपार्टमेंट के साइड से। The time limit for completion of audit under section 65(1) is, that is 3 months from the date of commencement of audit. Question number 19, who is authorized to conduct the audit including the book of account under the section 66? कौन authorized होता है तुम्हारे, चार्टेड अकाउंटेंट एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट, वो भी दोनों कौन होंगे, नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, registration under GST is not compulsory for casual taxable person, input service distributor and the non-resident, none of the above, क्योंकि इन सारे केसेस में क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और वो भी कौन सा वाला, जिसमें हमें लिमिट चेक नहीं करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following forms are used for registration? That is form number C, form GST REG 01. What is the threshold limit for threshold limit for requirement of registration under the GST? क्या क्या लिमिट थी, 10, 20 एंड 40, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, 10 लाख फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट, गलत हो गया, 20 लाख जनरल कैटेगरी, ये भी गलत है, 40 लाख फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट एंड द 20 लाख इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, क्योंकि 20 एंड 10 दोनों ही क्या थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए थे, 40 क्या था तुम्हारा, जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए था। Who is required to maintain record under the section 35? कौन किसकी रिकॉर्ड, मतलब लाइक किसे रजिस्टर मेंटेन करना होता है, तुम्हारे every registered person, every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage, every transporter and all of the above. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, who among the following even if not registered is required to maintain record? इनमें से कौन से लोग हैं जो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है किस चीज की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। तो ओनर और द ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन, ओनर और ऑपरेटर ऑफ अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर, ये सारे लोगों को क्या है, रिक्वायरमेंट है अपना रजिस्टर मेंटेन करने की, रिकॉर्ड मेंटेन करने की, इररिस्पेक्टिवली वो रजिस्टर है या नहीं है। Accounts maintained by the registered person shall be preserved for a period of, जो भी तुमने अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं उन्हें कितने टाइम तक प्रिजर्व करना होता है तुम्हें, 72 मंथ्स के लिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द टैक्स इनवॉइस should be issued dash date the date of supply of service। टैक्स इनवॉइस की इशुएंस की डेट क्या होती थी, 30 डेज होती थी, ठीक है, एंड 45 डेज होती थी किस केसेस में, कुछ स्पेसिफाइड केसेस में। अब वो स्पेसिफाइड केसेस क्या होते थे, बैंकिंग और एनबीएफसी वाले, यानी ऑप्शन नंबर ए। 27, the invoice shall be prepared in dash in a taxable supply of goods and in dash in case of taxable supply of services, that is triplet and duplicate।
Question number 28. A credit note is issued by Dash and it is a document accepted for GST purpose. क्रेडिट नोट कब हम इशू मतलब लाइक कौन इशू करता है? हमारा सप्लायर इशू करता है. और किस लिए इशू करता है? किसी भी मेरे इनवॉइस में पुराने मैंने अमाउंट ज्यादा दिखा दी थी, ठीक है, अब मुझे उसमें अमाउंट कम करनी है या मेरे सप्लाई मेरे को कम करनी है, तो उस केस में मैं क्या इशू करूंगी? क्रेडिट नोट, जिसमें कि मेरी पहले वाले इनवॉइस के रिगार्ड्स में जो ये वाला क्रेडिट नोट मैंने इशू किया होगा उसमें मैं वैल्यू कम कर सकती हूँ. सो ऑप्शन नंबर ए. डेबिट नोट कब हम इशू करते हैं? उल्टा. क्रेडिट नोट के टाइम में हम क्या कर रहे थे? हमें अपने अमाउंट इंक्रीज कर रहे थे. और डेबिट नोट के टाइम हमारी जब अमाउंट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. मैंने क्या बोला? लाइक कुछ उल्टा बोल दिया मेरे को लग रहा है. क्रेडिट नोट के टाइम पे हम क्या करते हैं? हमारी अमाउंट को हम डिक्रीज कर रहे होते हैं और डेबिट नोट के टाइम पे उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं. सो डेबिट नोट इज इशूड व्हेन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड नॉट टू बी लेस देन द taxable value or tax charge. Second क्या ऑप्शन था? Tax invoice is found to be exceed the taxable value or tax payable. C. Goods supplied are returned by the recipient, and D. Goods and services supplied are found to be deficient. So ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा. क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस. एंड डेबिट नोट हम इशू ही किस लिए करते हैं? कि मेरी कोई अमाउंट कम लिखी थी, मेरे को अब अमाउंट इंक्रीज करनी है. A registered taxable person shall, on a receipt of advance, any supply issue is. अगर तुमने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस इशू होता है तो वो क्या इशू करता है? रिसिप्ट वाउचर. When the payment is made by the recipient of the supply to the supplier in respect of supplies where tax is payable under the reverse charge, dash is required to be issued. अगर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे अगर कोई भी पेमेंट और हुई है तो उस केस में हम क्या इशू करते हैं? पेमेंट वाउचर. क्वेश्चन नंबर 32. स्पेशल ऑडिट में बी ऑर्डर्ड बाय. तुम्हारी स्पेशल ऑडिट कौन ऑर्डर करता है? तुम्हारे एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर. सो ऑप्शन नंबर ए. The audit by tax authorities under the section 65 shall be completed within dash period of the from the date of commencement of the audit. Within 3 months के अंदर अपनी ऑडिट को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. ठीक है. Any person who aids or abets any of the offense specified under the section 122 subsection 3 shall be liable to penalty of up to 25,000. Option number 35. Question number 35. After detention and seizure, if the owner does not come forward for the payment, the goods and conveyance shall be released on a payment of an amount equal to the dash in case of exempted goods. So उस केस में क्या होगा? 5% of the value of goods या फिर 25,000 रुपीज तुम्हें देने पड़ेंगे, जो दोनों में से जो कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी. A breach shall be considered as a minor breach if the amount of tax involved is. तुम्हारा माइनर ब्रीच कब कंसिडर करेंगे? अगर तुम्हारी अमाउंट कितने की होगी तब तक? 5,000 की, यानी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल? ई-वे बिल कब हम कैंसिल कर सकते हैं? विद इन 24 आवर ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, यानी ऑप्शन नंबर बी. Who can create a consolidated e-way bill under the GST regime? कौन क्रिएट करता है? तुम्हारा ट्रांसपोर्टर. और वो भी कब? जब वो मल्टीपल सामान लेके जा रहा होता है, उसके पास मल्टीपल बिल होते हैं, तो वो क्या करता है? एक सिंगल बिल जनरेट करता है. ठीक है. आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कोई भी इशू हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. ओके, थैंक यू.